है एवरीवन। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट पार्ट है हमारे पास सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ का, दैट इज़ सीएनएस ट्रॉमा। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सिवेरिटी एंड द साइट ऑफ इंजरी हमारे पास ये अफेक्ट करी होती है आउटकम को। इट मीन्स के आउटकम हमारे पास क्या होगा वो डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी सिवियर थी, किस साइड पे इंजरी हुई थी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास फ्रंटल लोब की अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्रेन पैरेन्काइमा का सेवरल सेंटीमीटर क्यूब भी अगर इंजर हो जाता है तो वो क्लिनिकली साइलेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हुई है तो फिर वो हमारे पास सिवियरली डिसेबलिंग हो सकता है। तो सी के किस तरह से हमारे पास साइट कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है, कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे, क्या से कितना न्यूरोलॉजिक डेफिसिट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगा तो ये हमारे पास फेटल हो सकता है। वाई? बिकॉज यू नो कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं हमारे पास, और ब्रेन और क्या क्या हार्ट को भी कंट्रोल करने के वहाँ पे सेंटर्स होते हैं। सो जिसकी वजह से ये फेटल हो सकता है, ठीक है। अब फिर ब्लो कैसे हो सकता है हमारे पास, जो हेड में होगा, ठीक है, वो पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है, वो ब्लंट भी हो सकता है, एंड इसकी वजह से हमारे पास ओपन या क्लोज्ड इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। और जब भी ब्रेन डैमेज होगा तो इंजरीज में क्या हो सकता है, या फिर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होगा, या वेस्कुलेचर इन्वॉल्व होगा, या दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। नाउ सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रोमेटिक पेरेन्काइमल इंजरीज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब भी कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हेड को इम्पैक्ट करता है तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या कूप इंजरी या काउंटर कूप इंजरी, ठीक है। तो कूप इंजरी तो होती ही है, और कूप की वजह से हमारे पास काउंटर कूप होती है, ठीक है। कूप इंजरी का मतलब ये है कि जब हमारे पास जहाँ पे जो जिस तरफ से हमारे पास ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट आया होता है, ठीक है, जिस तरफ से फोर्स एक्ट करेगी, अगर ब्रेन उसी जगह पे उसी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या करता है, अगर उसी साइड पे हमारे पास क्या करेगा, स्कल को स्ट्राइक करता है, तो दैट इज़ नोन एज द कूप इंजरी, ठीक है। तो वो प्राइमरी इम्पैक्ट कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे फोर्स लगी वहीं पे ही ब्रेन क्या किया, स्कल के साथ जाके स्ट्राइक कर गया, तो दैट इज़ अ कूप इंजरी। लेकिन काउंटर कूप कब बन जाता है ये, कि जब हमारे पास ब्रेन ऑपोजिट साइड से क्या करे, जाके कॉन्टैक्ट में आ जाए स्कल के साथ, ठीक है, जाके स्ट्राइक कर जाए स्कल को, तो तब हमारे पास ये काउंटर कूप बन जाती है, ठीक है। और ये सेकेंडरी इम्पैक्ट है, क्योंकि ये कूप की वजह से हमारे पास ये काउंटर कूप प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास, कूप काउंटर कूप, ये दोनों ही कंट्यूजन्स कहलाती हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है हमारे पास कि माइक्रोस्कोपिक, ग्रॉस, दोनों चीज़ें, दोनों अपेयरेंसेस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब कंट्यूजन क्या होती है, कंट्यूजन होती है जब हमारे पास रैपिडली टिश्यू डिस्प्लेस होता है, ठीक है, अपनी जगह से मूव करेगा, कहीं और मूव कर जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वेजल्स हैं हमारे पास वो डिसरप्ट हो जाती हैं, ठीक है। वेजल्स क्या करेंगी, हमारे पास रप्चर हो जाती हैं, हेमरेज प्रोड्यूस हो जाएगा, और टिश्यू की इंजरी होने लग जाएगी, एडिमा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो प्रेशर कॉज कर रहा होता है ये ब्रेन के एरियाज़ के ऊपर। अब सबसे ज़्यादा इससे जो प्रोन होती हैं, या सबसे ज़्यादा जो वनरेबल हमारे पास एरियाज़ होते हैं वो क्या होंगे, डेफिनेटली यू नो कि जो क्रेस्ट है हमारे पास गायराई के, ब्रेन के, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं स्कल के साथ, ठीक है। तो डायरेक्टली कोई भी इंजरी होगी तो ये गायराई जाके हमारे पास कांटेक्ट करेंगे स्कल से, जिसकी वजह से इनके अंदर कंट्यूजन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या है कि एज यू नो कि जो स्कल है हमारे पास एक इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म सरफेस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं कि रिजेस होती हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे भी वो रफ़ या इरेगुलर सर्फेसेस हैं, जैसे ऑर्बिटोफ्रंटल रीजन है हमारे पास, टेम्पोरल लूप टिप्स हैं, वहाँ पे कंट्यूजन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। और फिर इसके बाद ये कंट्यूजन्स कैसे होते हैं, ये हमारे पास वेज शेप के होते हैं, ओके। सो ये कैसे होते हैं, हमारे पास वेज शेप के होते हैं, और इसमें वाइडेस्ट एस्पेक्ट जो होगा, इट मीन्स के जो बहुत बड़ा एरिया जो बनता है वेज में, कैसा होता है हमारे पास एक ट्रायंगुलर सा एरिया बनता है, राइट। सो जो उसमें वाइड एरिया होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था वो उस साइड पे, उस साइड के क्लोज होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास कुछ आवर्स जब गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इंजरी हुई थी उसकी वजह से ब्लड हमारे पास वेजल से एक्स्ट्राविसेट करने लग जाता है, यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा ब्लड वेजल से, और कहाँ पे मूव करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो वाइट मैटर है, सबएरेक्नोइड स्पेसेस है, वहाँ पे जाके मूव करने लग जाता है। अब इसमें भी क्या है कि जो फंक्शनल इफेक्ट्स हैं, तो फंक्शनल इफेक्ट्स हमारे पास पहले नज़र आ जाते हैं, उसके बाद कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो 24 आवर्स के बाद अपेयर होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पिक्नोसिस है, यूसिनोफिलिया है, ठीक है, या फिर सेलुलर डिसइंटीग्रेशन है, कि 24 आवर्स के बाद अपेयर होता है। और सबसे पहले जो सेल हमारे पास वहाँ पे माइग्रेट करेंगे वो कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, देन हमारे पास मैक्रोफेजेस जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी क्या होती है। तो कंट्यूजन में हमने देखा था कि उसके अंदर रैपिड मूवमेंट की वजह से, टिश्यू की रैपिड डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेजल्स रप्चर हो गई थी,
यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रैपिड डिस्प्लेसमेंट जब होती है हेड की, ब्रेन की, तो उससे एक्सॉन स्टेयर कर जाते हैं और सिवियर इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है कंकशन। कंकशन क्या होती है कि जब हमारे पास जब रिवर्सिबल अल्टर्ड ब्रेन फंक्शन हो, ठीक है, यानी कि वो ब्रेन पूरे तरीके से हमारे पास डैमेज नहीं हुआ या परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, और साथ साथ हमारे पास अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, ठीक है, तो विद और विदाउट कॉन्शियसनेस हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंकशन कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हमारे पास बम, जोल या ब्लो जब होता है हेड को, ठीक है, या फिर बॉडी इन सब से अगर हमारे पास हिट होती है तो इससे ब्रेन एंड हेड ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड रैपिडली मूव करते हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ बहुत रैपिडली मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंकशन प्रोड्यूस होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी कि ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन होगा, इसमें कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है और टेम्परेरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि रिकवरी जो है वो तो अगर हो भी जाए हमारे पास न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, ठीक है, न्यूरोलॉजिक फंक्शंस हमारे पास वापस आ जाएंगे, लेकिन जो एमनीजिया है यानी पेशेंट को याद नहीं होगा कि वो इवेंट कैसे हुआ था, ठीक है, जो एमनीजिया था फॉर द इवेंट वो परसिस्ट होता है, ठीक है, पेशेंट को तब भी नहीं पता होगा कि वो किस तरह से उसको इंजरी हुई। और पैथोजेनेसिस की अननोन है। अब हमारे पास क्या है, यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट दिस पिक्चर, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास पिक्चर? तो इससे रिलेटेड है कि रिपीटेड जब कंकशन होती है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, बॉक्सर्स हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि सिवियर किस्म की ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है, जब सिवियर टाइप होता है ब्रेन डैमेज का, जिसको हम बोलते हैं डेमेंशिया पुजिलिस्टिका, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वेरिएंट है हमारे पास क्रॉनिक ट्रोमेटिक एंसेफेलोपैथी का। मतलब क्या है कि जब हमारे पास रिपीटेडली कुछ क्या होता रहता है, ट्रॉमा होता रहता है ब्रेन का, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है, यानी मेमोरी लॉस। ओके, देन अब इसके अंदर हमारे पास ये जो लास्ट पार्ट है इसका, ये है कि ट्रोमेटिक वेस्कुलर इंजरी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वेजल का इंजरी, वेजल यानी इंजर्ड हो जाएंगे हमारे पास, तो सीएनएस ट्रॉमा ऑफन हमारे पास ये डायरेक्टली रप्चर कर रही होती है वेजल्स की वॉल को, ठीक है, और उसकी वजह से हैमरेज हो जाता है, ठीक है। और जब हमारे पास ब्लड वेजल टीयर करती है तो अब वो डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, तो उसकी बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं एज एपिड्यूरल, सबड्यूरल, इंट्रा पेरेन्काइमल हेमाटोमा या फिर सब एरिथनॉइड हैमरेज कहते हैं हम इसको, ठीक है। सो दिस इज़ अ टेबल फॉर यू ताकि आप इजीली इसको देख सकें। इसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं, सो एपिड्यूरल की लोकेशन क्या होती है हमारे पास के एपी मींस अप, ठीक है, और तो ड्यूरा एंड स्कल के दरमियान में होगी। सब ड्यूरल कहाँ पे होगी? ड्यूरा से नीचे होगी, तो ड्यूरा एंड एरिथनॉइड के दरमियान में होगी, ठीक है। अब इसमें जो वेजल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजल क्या होती है हमारे पास कि एपिड्यूरल में मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज होंगी, राइट। और ये कहाँ से पास कर रही होती हैं? एज यू नो कि जो टीरियन एरिया होता है हमारे पास विच इज़ मेड फ्रॉम द 4 बोन्स रादर, ठीक है, तो ये वहाँ पे हमारे पास होती हैं, ठीक है, उधर ही सबसे ज़्यादा ये दैट इज़ द वीकेस्ट पार्ट, ठीक है, टीरियन, तो वो वहाँ पे इसकी जो डैमेज होने का के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद और भी वेजल्स हैं जो कि हमारे पास एपिड्यूरल में डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, जो एपिड्यूरल हेमाटोमा कॉज कर सकती हैं, जैसे कि फ्रंटल में एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, ऑक्सीपिटल के अंदर ट्रांसफर सिग्मोइड साइनसेस, वर्टेक्स में सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है। देन वी हैव अ सबड्यूरल जिसमें ब्रिजिंग वेन्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या होंगे कि एपिड्यूरल में हमारे पास ल्यूसिड इंटरवल फॉलोड बाय द अनकॉन्शियसनेस, इट मीन्स कि हमारे पास टेम्परेरी इंप्रूवमेंट आती है अनकॉन्शियसनेस के बाद, ठीक है। और जो सबड्यूरल है उसमें क्या होगा कि हेडेक जो है वो बढ़ता चला जाता है और कन्फ्यूजन ये स्टेट में चला जाता है पर्सन, ठीक है। फिर सीटी स्कैन पे हमें क्या रिवील होता है कि जो एपिड्यूरल हैं वो बायकॉन्वेक्स लेंस बन जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें पता है कि जो ड्यूरा है इट इज़ फर्मली अटैच टू द स्कल, ठीक है, जिसकी वजह से यानी वो सूचर्स होते हैं उसके साथ बहुत वो सही तरीके से वो अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है, स्ट्रांगली। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सूचर लाइंस हैं वो उसको लिमिट करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ब्लड कहीं और ना जाए, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास लेंस शेप का हीमाटोमा बनता है। वन केस ऑफ सबड्यूरल हीमाटोमा, तो उसमें क्या होता है हमारे पास के क्रीसेंट शेप हमें इसमें विजिबल होती है। वाई क्रीसेंट शेप? बिकॉज यहाँ पे जो सूचर लाइंस हैं वो उसको भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो तो ड्यूरा था जो कि अटैच हुआ हुआ था फर्मली टू द स्कल, ठीक है, इस यहाँ पे इन सूचर लाइंस के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास हीमाटोमा बेसिकली ड्यूरा के नीचे अपेयर हो रहा है, ड्यूरा के अंडर अपेयर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रीसेंट शेप ये अज्यूम करेगा। नाउ हमारे पास है हेमरेजेस। सो हेमरेजेस में हमने बस ये 2 डिस्कस करने हैं, ठीक है, तो ये 2 होते हैं हमारे पास, तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है एंड वी हैव द सब एरिथनॉइड हेमरेज, ठीक है।
तो अब ये क्या होते हैं दोनों? तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का मतलब है कि जब सेरिब्रम यानी इट मीन्स के ब्रेन के अंदर ही हमारे पास क्या होगा? हेमरेज होगा, तो यानी ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन पेरेन्काइमा, ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज़ है स्ट्रोक का, ये 15 टू 30% ऑफ द स्ट्रोक्स जो हैं वो इस वजह से होते हैं, एंड ये मोस्ट डेडली होता है, ठीक है। क्लासिकली किस वजह से होता है? जब हमारे पास चार्कोट बॉचर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म का रप्चर हो जाता है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल जब आर्टरीज़ होती हैं के जो 300 माइक्रोमीटर से भी कम डायमीटर की होंगी, उसके अंदर जब हमारे पास माइक्रो एन्यूरिज्म्स बनते हैं, इसको बोलते हैं चार्कोट बॉचर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म्स, ठीक है। तो ये लेंटिकुलर वेसल्स के अंदर बन जाते हैं और वो रप्चर कर जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है हमारे पास? हाइपरटेंशन की, सॉरी मतलब ये बेसिकली क्या है कि जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है ये हाइपरटेंशन की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट होगा, हम हाइपरटेंशन की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इसका इंसिडेंस जो है वो कम हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। देन अब क्या है कि जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन साइट क्या होती है? बेसल गैंग्लिया के अंदर ये बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या हमारे पास सिम्टम्स आएंगे कि सिवियर हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड इवेंचुअल कोमा, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट है दैट इज़ द सब एराक्नॉइड हेमरेज, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास के जो सब एराक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंटेशन होगी, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा कि सडन हेडेक होगा, जो वो किस तरह से कहेगा? वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, ठीक है। सबसे बहुत ज़्यादा शदीद होगा उसमें, और न्यूक्लियर रिजिडिटी होगी, ठीक है। इट मीन्स नेक जो है वो स्टिफ हो जाएगी। और जब हम लंबर पंक्चर करते हैं इसके लिए तो हमें क्या नज़र आएगा? जेंथोक्रोमिया, ओके, विच इज़ क्या है कि येलो हो जाएगा वो, ठीक है। यानी वो हमें येलोश अपीयरेंस नज़र आएगी, येलोश ह्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिलीरुबिन ब्रेकडाउन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। देन मोस्ट फ्रीक्वेंटली 85% में ये जो होते हैं सब एराक्नॉइड हेमरेज वो रप्चर ऑफ द बेरी एन्यूरिज्म की वजह से होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मेलफॉर्मेशन है उसकी वजह से, और क्या है कि एंटीकोएगुलेटेड स्टेट है, ठीक है, उसकी वजह से ये हमारे पास सब एराक्नॉइड हेमरेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। देन ये जो बेरी एन्यूरिज्म्स हैं ये क्या होते हैं हमारे पास? ये थिन वॉल्ड सेक्युलर आउटपाउचिंग होती है। सेक्युलर आउटपाउचिंग का मतलब है कि जब हमारे पास एसिमेट्रिक एन्यूरिज्म है, यानी कि एक तरफ से वो क्या है आउटपाउचिंग हुई हुई है वाइल दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है। यानी हमारे पास फ्यूजिफॉर्म का ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मीडियल लेयर नहीं होती और उसकी वजह से रप्चर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसकी लोकेशन क्या होती है हमारे पास के एंटीरियर सर्कल ऑफ विलस के ऊपर जो हमारे पास ब्रांच पॉइंट्स बनते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के, तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। और कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये होगी? तो जैसे हमारे पास मार्फिन सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। फाइब्रिलिन प्रोटीन्स जो होती हैं उसका फाइब्रिलिन का डिसऑर्डर होता है उसके अंदर, एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास सब एराक्नॉइड हेमरेजेस बनते हैं। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।